हेलो बच्चा लोग, वेलकम टू अ न्यू सेशन। तो हमने सॉल्यूशंस चैप्टर खत्म कर दिया था एक शॉट में, साथ ही में उसके आपको नोट्स भी मिल गए थे। आज सेम काम हम करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के साथ, जो कि आपका क्लास 12th का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम में सबसे हाईएस्ट वेटेज कैरी करता है, दैट इज 9 मार्क्स। तो इस चैप्टर के रिलेटेड हम कोई सा भी रिस्क नहीं ले सकते। शुरू से लेके एंड तक हर टॉपिक को कवर करेंगे एंड सभी के सभी टॉपिक्स आपके नोट्स के अंदर मेंशन्ड होंगे। ठीक है, साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताता रहूंगा कि कौन सा टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन सा कम इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपने लेक्चर को आगे लेके जाते हैं। मूविंग ऑन टू द नोट्स। देखिए भाई, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब बच्चा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब ध्यान से समझना। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का अगर मैं सिंपल सिंपल तुम्हें मतलब बताऊं तो ये ना केमिस्ट्री की वो वाली ब्रांच है जो कि इलेक्ट्रिसिटी के साथ डील करती है। ठीक है, मतलब एक ऐसा रिलेशन जो कि इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल्स के बीच में हो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ही वो स्टडी है जो कि इस रिलेशनशिप को बताती है। ठीक है, अब बच्चा मेनली बात आती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम सेल्स के बारे में बहुत खूब पढ़ेंगे एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बहुत खूब पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं जी इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? ठीक है, अब ये सब चीज़ें ऑब्वियसली आपने बेसिक्स हैं, ठीक है, आपने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम वगैरह में बहुत डिटेल में इनको पढ़ रखा है। ठीक है, तो हम इन पे ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसोशिएट हो जाता है जब उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई हो। मान लीजिए मैंने आपके सामने ZnSO4 का सोल्यूशन रखा। ठीक है, अब वो एक्वस फॉर्म में है ना, तो ZnSO4 में से, जिंक सल्फेट में से, जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कराऊंगा तो जिंक 2 पॉजिटिव एंड SO4 2 नेगेटिव ये अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइट। तो इनका डेफिनेशन देख लेते हैं कि दो substances which dissociates into ion in their aqueous solution on passing electricity. Example NaCl, KCl, CuSO4, ZnSO4। ठीक है, बहुत सारी एग्जांपल्स हैं इसकी, HCl है। तो देखिए बच्चा, दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, पहले होते हैं आपके एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एक तो आपके हो गए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरे हो गए वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब इनमें फर्क क्या होता है? देखो, एक केस समझो कि आपने पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला। ठीक है, आपने एक को सॉल्यूशन बनाया, उसके अंदर से बिजली पास कराई। तो अगर बिजली पास कराने पे इलेक्ट्रिक चार्ज या फिर कह लो कि इलेक्ट्रिक करंट पास कराने पे क्या हुआ, अगर पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में टूट गया, ठीक है, पूरा का पूरा इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में टूट गया, तब हम बोलेंगे कि वो कैसा इलेक्ट्रोलाइट है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट अपने आयंस में प्रॉपरली कंप्लीटली नहीं टूटा बल्कि पार्शियली टूटा है, यानी कि थोड़ा सा जो है अभी बचा हुआ इलेक्ट्रोलाइट और बाकी का जो है वो आयंस में टूट गया, तो इन दैट केस वो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्ट्रॉन्ग और वीक के बीच में डिफरेंस समझ आ रहा होगा। एग्जांपल्स देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, HCl, HNO3 एंड H2SO4 एटसेट्रा एटसेट्रा। अब यहाँ से मैं आपको एक प्रो टिप भी दे देता हूँ। देखिए, जनरली, ठीक है, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, जनरली जो आपके प्रोटिक एसिड्स होते हैं, ठीक है, प्रोटिक एसिड्स कौन से होते हैं बच्चा? प्रोटिक एसिड्स वो होते हैं जो कि डिसोसिएशन होने पे प्रोटॉन रिलीज करें, H पॉजिटिव रिलीज करें, वो आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, जनरल सा केस है एक। ठीक है, देखिए ऐसे HCl है, तो HCl कैसे टूटेगा? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो इसने H पॉजिटिव दिया। ठीक है, तो ये सारे क्या है? ये प्रोटिक एसिड्स हैं। ठीक है, और ये किसके अंदर आ गए? आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आ गए। वीक इलेक्ट्रोलाइट के एग्जांपल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड एसिटिक एसिड। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। ठीक है, अगर वीडियो में कोई देखने में प्रॉब्लम आ रही हो तो एक सेकेंड लीजिए। ठीक है बच्चा, अब हम बात करने वाले हैं कंडक्टर्स के बारे में। ठीक है, देखिए, जो आपका चैप्टर है पूरा का पूरा, ये सारा फ्लो ऑफ करंट के थ्रू बेस्ड है। ठीक है, फ्लो ऑफ करंट के ऊपर बेस्ड है पूरा चैप्टर। तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कंडक्टर क्या है। कंडक्टर हम बचपन से जानते हैं, वो सब्सटेंस जो कि अपने अंदर से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ करता है। ठीक है, बट बच्चा, ये डेफिनेशन पूरे तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके फ्लो होने के लिए दो केसेस होते हैं। या तो इलेक्ट्रिसिटी आयंस की फ्लो की वजह से होती है, या तो इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से होती है। ठीक है, ये बात मैं ऑलरेडी एक और लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के दो केसेस होते हैं। उस बेसिस पे हमने क्या किया है, कंडक्टर्स को दो में बांट दिया है।
पहला आता है बच्चा आपके मेटालिक कंडक्टर्स, ठीक है। जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं इनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से बनती है, ठीक है। सो इलेक्ट्रिसिटी फ्लोज ड्यू टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि मान लीजिए अगर मैं आपके सामने एक लोहे का तार लेके जा रहा हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगी, ठीक है, लेकिन क्यों करेगी, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करूं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, देखिए यहाँ पर वर्ड इलेक्ट्रोलिटिक आ गया, दैट मीन्स इट इज समथिंग रिलेटेड टू इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर फ्लो आयंस की वजह से नहीं आएगा इलेक्ट्रिसिटी का, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किसकी वजह से, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं आएगा, आयंस की वजह से आएगा, ठीक है। मान लीजिए आपके सामने मैंने NaCl रखा, ठीक है, या फिर KCl रखा, बच्चा इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आपका NaCl है वो कैसे टूटता है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, KCl कैसे टूटता है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। तो ये आयंस जो हैं, इन आयंस के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी मूव करेगी, ठीक है। चलिए, तो मेटालिक कंडक्टर कौन से हुए, जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है, और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स कौन से होते हैं, जिनके अंदर आयंस का फ्लो होता है, ठीक है। दूसरी मेन बात, जब मेटालिक कंडक्टर में हम बात करते हैं तो मेटालिक कंडक्टर के अंदर कोई भी डीकम्पोजिशन नहीं होती सब्सटेंस की, ठीक है। मान लीजिए अगर एक वही एग्जांपल लेते हैं, एक लोहे का तार है, ठीक है, उसके अंदर से मैं बिजली पास करा रहा हूँ, करंट पास करा रहा हूँ, तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे ना, हम जानते हैं, आपने बहुत 10th क्लास में ये चीज पढ़ रखी है कि जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो हमेशा करंट के फ्लो की विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में होता है। मान लीजिए अगर करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर को जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं ये बस उसके थ्रू पास कर रहे हैं, ठीक है, ये उस आयरन का अमाउंट कम नहीं कर रहे उस वायर, ठीक है, या फिर आयरन को ऐसा, आयरन के मान लो इतनी मोटी तार है तो उसको बारीक नहीं करते जा रहे, ठीक है। बट जब मैं आपको गैल्वेनिक सेल वगैरह पढ़ाऊंगा, ठीक है, जो कि हमारा ऑलमोस्ट आने वाले हैं उस पर, ठीक है, तो उसमें आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है, कि एक्चुअल में सिनेरियो क्या है, ठीक है। जैसे जैसे धीरे धीरे करके आयंस निकलते जाते हैं ना, वैसे वैसे डीकम्पोजिशन होती है, ठीक है। डीकम्पोजिशन मतलब कह लो कि अमाउंट का कम होना, ठीक है। जो तार है या फिर जो रॉड है वो पतली होती जाएगी, ठीक है। ये हम गैल्वेनिक सेल में देखेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या हुआ था, मेटालिक कंडक्टर्स में आपका डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस होता है, जबकि सॉरी नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स में आपका डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस होता है। फिर बच्चा तीसरी बात आती है आपका टेम्परेचर के साथ रिलेशन। तो मेटालिक कंडक्टर देखते हैं, इनके अंदर जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है, ठीक है, मान लो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो करने की क्षमता जो होती है, ठीक है, वो डिक्रीज करती है जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्यों, देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कर्नल्स होते हैं, ठीक है, जो कर्नल्स होते हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर जाते हैं। अब इनके वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, आप मान लीजिए आपको मैं एक भीड़ भाड़ वाली जगह पे छोड़ दूं, ठीक है, आपको एक भीड़ भाड़ वाली जगह पे छोड़ दूं, तो आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुंचने में कितने लोगों के साथ टक्कर खानी पड़ेगी, पॉइंट है ना। यानी कि अगर आजू बाजू वाली चीजें वाइब्रेट कर रही हैं, आजू बाजू के कर्नल्स जो हैं वो वाइब्रेट कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को प्रॉब्लम आएगी, इसीलिए क्या होता है, कंडक्टेंस गिर जाती है, कंडक्शन गिर जाती है। लेकिन जब मैं बात करूं बच्चा आपकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के बारे में, तो उसमें उल्टा होता है, उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इंक्रीज होती है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन इंक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर जब बढ़ता है बच्चा, तो टेम्परेचर के बढ़ने पे क्या होता है, टेम्परेचर के बढ़ने पे डिसोसिएशन बढ़ जाती है, ठीक है, डिसोसिएशन बढ़ जाती है। अब डिसोसिएशन का मतलब तो मैंने आपको बताया था, किसी इलेक्ट्रोलाइट का उसके आयंस में टूटना, इट इज नोन एज डिसोसिएशन। अब एक चीज ध्यान से सोच के बताओ कि जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ही ज्यादा कंडक्शन बढ़िया नहीं होगा, है ना, जितने ज्यादा आयंस होंगे उतना ही तो कंडक्शन बढ़िया होगा। इसीलिए यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, कंडक्शन बढ़ जाती है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, तो मेटालिक कंडक्टर्स के एग्जाम्पल आपका लोहा हो गया, एल्यूमिनियम, ठीक है, उसके बाद एजी आपका सिल्वर हो गया, ठीक है, एटसेट्रा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स में हम इलेक्ट्रोलाइट्स की जनरल एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे NaCl, KCl, NaOH, KOH, ठीक है, ये सब आते हैं इसमें। चलिए बच्चा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है बच्चा हमारा ये, दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, ठीक है, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। अब इसमें हम कुछ ऐसे फैक्टर्स पढ़ेंगे जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहला जो होता है दैट इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है।
बचा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है उसको समझो। हमने दो नेचर पढ़े इलेक्ट्रोलाइट्स के। पहला नेचर था हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा था हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। बराबर, इतना तो हम जानते हैं। एक होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब मैं कहता हूं मैं दोनों का एक्वस सोल्यूशन बनाऊं और दोनों को डिसोसिएट करा के देखूं, ठीक है, यानी कि दोनों में से बिजली पास करा के देखूं, तो मुझे खुद बताना है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट इन दोनों में से नंबर ऑफ आयंस किसके ज्यादा होंगे। क्वाइट ऑब्वियस बात है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे। माइक ऑन है ना, ठीक है। ये होता है ऐसा कभी कभार ठीक है, लेक्चर आधा निकल जाता है और बाद में पता चलता है माइक ही बंद है, ठीक है। चलिए, तो मैं क्या बोल रहा था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसके अंदर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बनते हैं डिसोसिएशन पे, है ना, बराबर बात। तो उसके अंदर अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन भी तो ज्यादा होगा, ठीक है। इसीलिए नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की अगर बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कंडक्शन का वैल्यू हाई रहता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए कंडक्शन का वैल्यू कम रहता है। दूसरी बात आती है बच्चा टेम्परेचर। टेम्परेचर का रिलेशन तो हम जी अभी डिस्कस करके हटे हैं कि टेम्परेचर जो होता है, ये क्या आ गया, ठीक है, हम अभी डिस्कस करके हटे हैं कि जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, टेम्परेचर का क्या सीन होता है, टेम्परेचर का डिसोसिएशन के साथ लेना देना होता है। हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, यानी कि टूटना बढ़ जाएगा, तो ज्यादा आयंस मिलेंगे। ज्यादा आयंस मिले तो कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तीसरा आता है बच्चा डाइल्यूशन। अब डाइल्यूशन में भी यही सेम चीज होती है, ठीक है, मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये वो वाला डाइल्यूशन नहीं है जो जिसमें आप रहते हो कि वो किसी दिन मेरी हो जाएगी, ठीक है, ये वो वाला डाइल्यूशन नहीं है। ये डाइल्यूशन क्या होता है, आप अगर किसी सोल्यूशन के अंदर पानी मिलाते हैं, ठीक है, आप अगर किसी सोल्यूशन के अंदर पानी कह लो या फिर कह लो कि सॉल्वेंट मिलाते जाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, हम उसके बारे में बात करें, ठीक है। अब मान लीजिए आपने बीकर लिया, बीकर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट डाला, कुछ भी NaCl KCl आपकी इच्छा अनुसार और स्वाद अनुसार, ठीक है, जितना आप चाहते हैं। अब आपने क्या किया, उसके अंदर डाइल्यूशन किया। डाइल्यूशन माने पानी डाला, पानी डाला या फिर कोई और सॉल्वेंट डाल दिया, ठीक है, हम पानी को जनरल केसेस में लेते हैं डाइल्यूशन के टाइम पे। तो मान लीजिए मैंने पानी डाला उसके अंदर। अब पानी डालने से क्या होगा बच्चा, वही सेम सिनेरियो होगा कि नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो जाएंगे। तो डाइल्यूशन से क्या हुआ, नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हुए। अब नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज हो चुके हैं तो क्या इंक्रीज होगा, कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। क्लियर है, बहुत बढ़िया बात। ये हमने किए फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। अगली बच्चा हमारा मेन जो अब चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है, हमारा मेन चैप्टर है वो अब शुरू हो रहा है। तो इसमें हम देखेंगे सेल। हमने एक इलेक्ट्रोलाइट वाला पोर्शन जरूरी बोला था, वो तो हो गया। अब हम सेल वाले पोर्शन पे आ रहे हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चन बनेंगे वो इसी से बनेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट में से हो सकता है आपको क्वेश्चन थोड़े कम आए, लेकिन सेल के अंदर पूरे भर भर के क्वेश्चन आएंगे। मान लीजिए अगर 9 नंबर का पेपर में आ रहा है तो 9 में से आप इमेजिन कीजिए कि 6 से 7 नंबर का आपको सेल में से ही मिलेगा, ठीक है। बहुत हार्डली 1 या 2 नंबर का होगा जो कि आपको पिछले पार्ट में से मिलेगा, ठीक है। तो सेल क्या होता है बच्चा, सेल वो डिवाइस होता है जो कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करने के काम आता है। अब देखिए, हम ना दो केस लेते हैं। एक केस होता है कि जब हम केमिकल एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाएं, और दूसरा केस होता है जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके केमिकल एनर्जी बनाएं। तो ये जो केस है, ये दोनों केस होते हैं आपके गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के। गैल्वेनिक सेल क्या है, गैल्वेनिक सेल वो सेल होता है जो कि आपका केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल कौन सा होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, ठीक है। जो आपको मेन पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर, दैट इज गैल्वेनिक सेल, ठीक है। बच्चों गैल्वेनिक सेल हो, ठीक है, उसके नाम होते हैं अलग अलग, गैल्वेनिक सेल बोल दे, चाहे डैनियल सेल बोल दे, चाहे वोल्टेक सेल बोल दे, वोल्टेज नहीं वोल्टेक, ठीक है। याद रखना बच्चे, वोल्टेज वोल्टेज करते रहते हैं, वोल्टेक है ये, ठीक है। चलिए, तो ये सभी नाम किसके हैं, गैल्वेनिक सेल्स के ही हैं, ठीक है, गैल्वेनिक सेल के ही दूसरे नाम है ये। तो देखते हैं कि गैल्वेनिक सेल में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में फर्क क्या होता है। तो गैल्वेनिक सेल जैसा मैंने बताया, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है दैट मेक्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम टू द केमिकल एनर्जी, ठीक है। चलिए, फिर आता है बच्चा के
गैल्वेनिक सेल का रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियसली काम करता है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का जो रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियसली काम करता है। सर ये क्या नए नए शब्द आप लेकर आ रहे हो? देखो बच्चा, अगर तो आपके थोड़े से बेसिक्स क्लियर होंगे 11th क्लास वाले, तो आप स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब जानते होंगे, ठीक है। नहीं जानते तो पहली बात तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दूसरी बात, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। देखिए, अगर जैसे मान लीजिए मेरे सामने ये माउस है मेरा, ठीक है, ये माउस है। अगर तो ये किसी तरीके से अपने आप ऐसे 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 चल रहा है, ठीक है, यानी कि जो काम अपने आप हो रहा है वो होगा स्पॉन्टेनियस। लेकिन अब ये माउस रेस्ट पे है, ठीक है, इसको हिलाने के लिए, इस माउस को हिलाने के लिए मुझे इसको पुश या पुल करना पड़ेगा ऐसे ऐसे करके, तब जाके मेरा कर्सर मूव करेगा ना। ये होगा नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जब आप काम खुद नहीं करते, काम अपने आप हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है, दैट इज स्पॉन्टेनियस। और जब आपको काम खुद से करना पड़ता है, जब आपको खुद से वर्क डन करना पड़ता है, दैट इज नोन एज नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या हुई? यहाँ वर्क डन हमें नहीं करना पड़ रहा। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या हुई? जहाँ पर हमें वर्क डन करना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए, अब बच्चा देखिए, गैल्वेनिक सेल जो होता है ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बना रहा है, इसलिए हमें कोई ऐसा एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स नहीं लगाने की जरूरत, ठीक है, मतलब कोई बैटरी वगैरह हमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जब आप इलेक्ट्रोलिटिक सेल का डायग्राम देखोगे अपनी एनसीईआरटी में से, तो आपको उसमें दिखेगा कि वहां पर ऊपर बैटरी लगी होती है। तो किसी इलेक्ट्रोलिटिक सेल के लिए हमें एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है, हमें एक्सटर्नली उसके ऊपर वोल्टेज लगानी पड़ती है। ओके, चलिए, अब बच्चा बात आती है हमारी गैल्वेनिक सेल के बारे में। अब ना हमारी थोड़ी डिस्कशन थोड़ी देर इसी पे चलती रहेगी, तो ना मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, ठीक है। चल भाई, आजा जरा फ्रेम में। चल 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 चल। हाँ, ठीक है। तो ये जो आपको सारा साइड पे दिख रहा है ना डब्बे में, ये सारा गैल्वेनिक सेल है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल बोले, वोल्टेज सेल बोले, डैनियल सेल बोले, तीनों एक ही बात है, तीनों गैल्वेनिक सेल का ही नाम है, ठीक है। गैल्वेनिक सेल के अलग अलग नाम है, जैसे आपको घर पे कुछ और बुलाते हैं, स्कूल में दोस्त कुछ और बुलाते हैं, ठीक है, आपका असली नाम कुछ और होता है, ठीक है। तो ये वही सब चीज़ें हैं, ठीक है। गैल्वेनिक, वोल्टेज, डैनियल, ये सेम ही नाम है, ठीक है। ये आपके सामने बना है एक गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको इलेक्ट्रोड लेना है, ठीक है, उस इलेक्ट्रोड को उसी के सोल्यूशन में डिप करना है, ठीक है, उसी के सोल्यूशन में डिप करना है। जैसे यहाँ पर मैंने जिंक का इलेक्ट्रोड ले रखा है, तो मैंने इसको डिप किस में किया? जिंक सल्फेट में, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन बनाना था ना। यहाँ कॉपर लिया है, तो किसके अंदर डिप कर दिया? कॉपर सल्फेट के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर बच्चा एक चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज क्या है कि ये जो जिंक है, इस जिंक वाली साइड से एक रिएक्शन होगी और इस कॉपर वाली साइड पे एक रिएक्शन होगी, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे पता चलेगा कि एनोड कौन सी है, कैथोड कौन सी है, ठीक है। आप इतनी बात जानते हैं कि इलेक्ट्रोड्स दो तरीके की होती है, एक होती है एनोड, एक होती है कैथोड, ठीक है। जो अनायंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे वो एनोड होती है, और जो कैटायंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे वो कैथोड होती है, ठीक है। तो अभी के लिए आप समझो कि मुझे नहीं पता इनमें से एनोड कौन सी है और कैथोड कौन सी है, मैं आपको देखना सिखाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझो कि अभी हमें नहीं पता एनोड कौन सी है, कैथोड कौन सी है, ठीक है। रिएक्शन समझो। देखो बच्चा, जिंक जो है, ठीक है, जिंक, यहाँ पर एक एस भी आना चाहिए था, वैसे दिस इज जिंक सॉलिड, ठीक है। जिंक सॉलिड किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जिंक के इलेक्ट्रोड को, ठीक है। ये जिंक के इलेक्ट्रोड में से क्या हुआ? दो इलेक्ट्रॉन्स निकले, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन्स निकले, ये इलेक्ट्रॉन्स निकल गए, ठीक है, और किसके पास जाएंगे? ये कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के पास जाएंगे, ठीक है। अब बच्चा ध्यान से समझना, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन टूटता कैसे है? Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, है ना। तो हमने उस Cu2 पॉजिटिव को उठा दिया, ठीक है, हमने Cu2 पॉजिटिव आयन को उठाया। जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन देके खुद क्या बन गया? Zn2 पॉजिटिव, है ना। ये जो दो इलेक्ट्रॉन इस जिंक ने दिए हैं, उसे कौन पकड़ेगा? इस सोल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ Cu2 पॉजिटिव, ठीक है, कॉपर 2 पॉजिटिव पकड़ेगा। दो इलेक्ट्रॉन पकड़े, ये खुद क्या बन गया? कॉपर सॉलिड बन गया, ठीक है। अब यहाँ से बच्चा एक चीज समझना, यहाँ पर क्या है एक्चुअल में, अगर मैं आपको सिनेरियो बताऊं, तो क्योंकि हम इसे किसके अंदर पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स के अंदर पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में मैंने आपको बताया था कि फ्लो ऑफ आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है आयन्स की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी बनी, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकल रहा है सिर्फ आयन को बनाने के लिए, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना,
ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ आयन बनाने के लिए निकल रहा है। ओके, चलिए, तो इलेक्ट्रॉन गया इधर, ठीक है, और यहाँ तक आ गया कॉपर तक। कॉपर के सोल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ था Cu2 पॉजिटिव, जिसने यही दो इलेक्ट्रॉन लिए और क्या बन गया, कॉपर सॉलिड। कॉपर सॉलिड रिप्रेजेंट करता है इस कॉपर की इलेक्ट्रोड को। यानी कि बच्चा, जिंक की इलेक्ट्रोड से धीरे धीरे करके माल मसाला कम होता जा रहा है और कॉपर की इलेक्ट्रोड पे धीरे धीरे क्या है, माल मसाला बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आप रिएक्शन को देख के खुद भी समझ सकते हैं। Zn जो है वो धीरे धीरे करके दो दो इलेक्ट्रॉन देख के Zn2 पॉजिटिव बन रहा है। ठीक है, यानी कि इसके ऊपर से टेक्निकली एक हिसाब के मास कम हो रहा है। ठीक है, और कॉपर के ऊपर जो है मास ज्यादा होता जा रहा है। ठीक है, देखो कॉपर सॉलिड जो है इसके ऊपर डिपॉजिट ही होगा बाद में। कॉपर सॉलिड जो है इसके अंदर, इसके ऊपर जो है डिपॉजिट होगा ना बाद में। तो डिपोजिशन की वजह से एक टाइम ऐसा आएगा कि जिंक जो है वो पतला 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 होता जाएगा और कॉपर का इलेक्ट्रोड जो है वो मोटा मोटा होता जाएगा। ठीक है, अब मेन बात आती है कि क्या ये रिएक्शन सदाबहार है, क्या ये रिएक्शन जो है ये हमेशा चलती ही रहेगी? नहीं, ये रिएक्शन कभी ना कभी तो रुकेगी। तो इस सेल की लाइफ बढ़ाने के लिए सर हम क्या कर सकते हैं? इस सेल की लाइफ बढ़ाने के लिए एक तरीका है जो कि हम लगाते हैं, दैट इज सॉल्ट ब्रिज। ठीक है, ये जो आपको बीच में ये चीज दिख रही है, ऐसे यू शेप ट्यूब दिख रही है आपको, इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में आगे बात कर रहे हैं नोट्स में। ठीक है, तो ये आपको यू शेप ट्यूब दिख रही है, ये क्या चीज है? दिस इज कॉल्ड द सॉल्ट ब्रिज। अब भाई, ये सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? इस सॉल्ट ब्रिज का काम टेक्निकली इन दोनों बीकर्स को कनेक्ट करना होता है। ठीक है, इन दोनों बीकर्स को कनेक्ट करना होता है ताकि यहाँ पर जो एक सर्किट है, ठीक है, ये टू लेन वाला बन जाए। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए आप जलंधर से निकले हैं और आपको कपूरथला जाना है। ठीक है, तो कैसा लगेगा आपको कि आप जलंधर से कपूरथला पहुंच गए लेकिन वापस आने के लिए आपके पास सड़क ही नहीं है, आप तो फंस गए ना वहां पे। तो यहाँ पर भी यही सेम चीज हो रही है। यहाँ पर जिंक से कॉपर की तरफ गए थे इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, जिंक से कॉपर की तरफ गए थे, लेकिन उनके पास वापस आने के लिए यार कुछ नहीं था। तो वापस आने के लिए हमने रास्ता बना दिया। ठीक है, दैट इज योर सॉल्ट ब्रिज। अब ये सेल जो है इसकी लाइफ लंबी है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, सर आपने बोला कि अभी नहीं पता है एनोड कौन सा है कैथोड कौन सा है, तो मैं तुम्हें देखना सिखाऊंगा। ठीक है, देखना सीखते हैं। आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पता है? 11th क्लास ऑक्सीडेशन रिडक्शन जिनके बेसिक्स उड़े हुए हैं वो तो बेचारे मतलब सोच रहे होंगे सर क्या ही बोल रहे हैं। ठीक है, देखो सिंपल सा बता, समझो बच्चा। ऑक्सीडेशन हम उस रिएक्शन को बोलते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गवाए जाते हैं। और रिडक्शन उस रिएक्शन को बोलते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाते हैं। अब आपको यहाँ एक चीज दिख रही होगी, ऑक्सीडेशन ये वाली रिएक्शन है और रिडक्शन ये वाली रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जिंक ने इलेक्ट्रॉन खोए हैं, इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, इसलिए ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हो गया। और ये रिएक्शन जो है ये रिडक्शन का क्यों है? क्योंकि इसमें कॉपर 2 पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने पे रिडक्शन और लूज करने पे ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए, अब हमेशा याद रखना, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रही होगी वो वाला इलेक्ट्रोड हमेशा एनोड होगा, और जहां पर रिडक्शन हो रही होगी वो वाला इलेक्ट्रोड हमेशा कैथोड होगा। ठीक है, ये हमेशा की बात है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आपके सामने हर बार वैसा थाली में आपको जिंक और कॉपर ही सजा के दे। ठीक है, सीबीएसई जो है वो पिछले 2-3 साल से बहुत पेपर घुमा रही है। ठीक है, ट्राई कर रही है घुमाने का, बहुत घुमाएगी भी आगे। इसीलिए जरूरी नहीं है आपको सामने एक तरफ जिंक और एक तरफ कॉपर ही हो। आपको खुद दिमाग लगा के देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन निकल किधर से रहे हैं और पहुंच किधर से रहे हैं। जहां से निकल रहे हैं वो ऑक्सीडेशन वाली साइड, उसको एनोड मान लो, और जहां पे पहुंच रहे हैं वो रिडक्शन वाली साइड है, उसको कैथोड मान लो। ये सिंपल तरीका है, ऐसा लेफ्ट राइट करके याद मत करना। ठीक है, चलिए भाई, ओके। अब नेक्स्ट हमारी बात है, कर्सर किधर गया है तो गुम हो जाता है। ठीक है, देखो नेक्स्ट हमारी बात आती है हमारे सॉल्ट ब्रिज के बारे में। तो सॉल्ट ब्रिज के ऊपर काफी बार क्वेश्चन आ भी चुका है 1-2 नंबर का। ठीक है, कि सॉल्ट ब्रिज क्या है? तो सॉल्ट ब्रिज बेसिकली एक यू शेप ट्यूब है कंटेनिंग कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, यानी कि किसी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के बहुत ही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मतलब जिसके अंदर सल्यूट बहुत ज्यादा हो लेकिन सॉल्वेंट बहुत कम हो। ठीक है, तो किसी इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट के बहुत ही ज्यादा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से बनाया गया एक यू शेप का ट्यूब, उसे बोला जाता है सॉल्ट ब्रिज। अब बच्चा, इस सॉल्ट ब्रिज का मतलब क्या होता है? इस सॉल्ट मतलब कह रहा हूँ इसका फंक्शन क्या होता है? ठीक है, इसका फंक्शन बच्चे 2-3 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे सबसे पहले तो क्या करता है, ये क्या करता है, आपका
इनर सेल सर्किट कंप्लीट करता है। जैसे मैंने बताया कि वो दोनों बीकर्स जो थे आपस में कनेक्टेड नहीं थी, तो ये क्या करता है, कनेक्ट करता है दोनों बीकर्स को। इनर सेल सर्किट कंप्लीट किया, दोनों बीकर्स को साथ में जोड़ा, रिड्यूस करता है लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को। ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्या होता है बच्चा, ये आप ग्रेजुएशन में जाके पढ़ोगे, ठीक है, अभी पढ़ा दिया फिर ऐसे बावड़े हो जाओगे तुम। चलिए, फिर आता है कि ये मेंटेन करता है आपका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द बोथ द हाफ्स, ठीक है, वो दोनों हाफ सेल्स का इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। क्या अगर आपको हाफ सेल नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपको यहाँ पर ये चीज दिखी थी जिंक की बीकर में, ठीक है, जिंक वाली ये जो बीकर थी इसके अंदर जिंक का इलेक्ट्रोड और ZnSO4 सोल्यूशन, ठीक है, इसे बोला जाता है हाफ सेल, ठीक है। ये तो आपके सामने पूरा सेल हो गया ना जिंक और कॉपर को मिला के। जब मैं इसको आधा कर दूं, यानी कि इस बीकर को अलग और उस बीकर को अलग, ठीक है, तो ये एक हाफ सेल हो गया और ये दूसरा हाफ सेल हो गया, ठीक है। हाफ सेल्स का मतलब ये होता है। चलिए, अब आते हैं हम हमारे एक और इम्पोर्टेंट पार्ट पे, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बच्चा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अगर आपसे बोला जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, तो कई बार इसको ई सेल से भी लिखा जाता है, ठीक है, यानी कि सेल का जो पोटेंशियल होता है दैट इज ई सेल, ठीक है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का बच्चा सीधा सा मतलब देखते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू आइदर लूज और गेन इलेक्ट्रॉन व्हेन इट इज प्लेस्ड इन इट्स ओन सोल्यूशन, ठीक है। ऊपर चलते फिर से, देखिए, ये पर आपको जिंक दिख रहा है, ठीक है, जिंक वाला इलेक्ट्रोड दिख रहा है। जिंक जो है यहाँ पर क्या कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो इसकी ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो टेंडेंसी है, ठीक है, जो इसके अंदर पोटेंशियल है दो इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, जब ये अपने ही सोल्यूशन के अंदर पड़ा हो, जिंक जो है जिंक सल्फेट में पड़ा है, देखो, जब ये अपने ही सोल्यूशन में पड़ा हो, तब इसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की जो क्षमता है वो होगा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ऐसे कॉपर है यहाँ पे देखिए, ठीक है, कॉपर है, कॉपर के अंदर क्या है, कॉपर जो है अपनी सोल्यूशन कॉपर सल्फेट के अंदर पड़ा हुआ है ना, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो यहाँ पर जो टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है वो भी हो गया इसका कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। चलिए, 2 मिनट, यस, ठीक है। तो देखिए, दो तरीके के होते हैं, एक होता है आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और एक होता है आपका रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दो तरीके के होते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है टेंडेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोड टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, जैसे जिंक के अंदर हो रहा था, ठीक है। और रिडक्शन पोटेंशियल क्या होता है, टेंडेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रोड टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जैसा कॉपर के केस में हो रहा था, ठीक है। अब बच्चा बात आती है कि मुझे किसी भी मतलब इलेक्ट्रोड का कैसे पता चलेगा कि यार इसका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन कह रहा हूँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। उसके लिए बच्चा एक तरीका होता है, तरीका कह लो या फिर कह लो कि एक डिवाइस होता है जिसे हम बोलते हैं शी। ये आपकी वाली शी नहीं है, ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बच्चा क्या होता है, पहली बात तो कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, ठीक है, बच्चे डरते इसीलिए हैं क्योंकि उनको इसका रोल ही नहीं पता। तो इसके क्या रोल होता है, डिवाइस विच इज यूज टू कैलकुलेट द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे हम ई नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। देखो फर्क होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग चीज है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अलग चीज है। वो ई है, ये ई नॉट है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, मिक्स मत कर दियो। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनी इलेक्ट्रोड। अब ऐसा चमत्कारी इसमें क्या है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता देता है। देखिए, जैसे बच्चा मान लीजिए, जैसे जिंक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है -0.76, है ना, ठीक है, -0.76 वोल्ट होता है। और जो आपका कॉपर का होता है वो होता है आपका +0.34 वोल्ट, है ना। अब मुझे कैसे पता चले कि इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है, मैंने क्या किया था, मैंने ना एक तरफ हाइड्रोजन लगाया, दूसरी तरफ इन इलेक्ट्रोड्स को लगा दिया, ठीक है। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की ना एक खास बात होती है, पहली बात तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है, 0 वोल्ट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो 0 है, ठीक है। तो टेक्निकली अगर मुझे बाद में जो भी सेल का पोटेंशियल मिलेगा वो मेरी दूसरी वाली इलेक्ट्रोड का ही तो होगा, ठीक है, जो मेरे पूरे सेल का होगा वो मेरे दूसरे वाले इलेक्ट्रोड का ही तो होगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन की तरफ से तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, समझ रहे हो। चलिए, देखते हैं कि ये दोनों तरीके से एक्ट कर सकता है, ठीक है? दोनों तरीके से एक्ट कैसे,
ये एनोड की तरह भी काम करता है और ये कैथोड की तरह भी काम करता है। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, मान लो एक तरफ मैंने हाइड्रोजन लगाया, एक तरफ मैंने कॉपर लगाया, ठीक है। एक तरीका होता है ई नॉट सेल निकालने का, पूरे सेल का स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने का, ठीक है। उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ई नॉट कैथोड वाला माइनस ई नॉट एनोड करते हैं, ठीक है। अब कॉपर बेचारा क्या है यार, कॉपर तो मतलब रिडक्शन में ज़्यादा रहता है ना, तो कॉपर जो है किसकी तरह काम करेगा, कॉपर काम करेगा आपके किसकी तरह, रिडक्शन वाला कैथोड, ठीक है, कैथोड की तरह काम करेगा। तो कैथोड की तरह अगर कॉपर काम कर रहा है तो फिर हाइड्रोजन जो है वो एनोड की तरह काम कर लेगा, ठीक है। क्या करेंगे हम, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, इससे हमें ई नॉट सेल मिल जाएगा। अब देखो इसमें कोई हाइड्रोजन का तो कंट्रीब्यूशन था ही नहीं, हाइड्रोजन का तो कोई कंट्रीब्यूशन था ही नहीं, तो जो मेरा ई नॉट सेल निकलेगा वही वैल्यू होगी मेरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर के लिए, ठीक है। ऐसे जिंक के साथ करके देख लेते हैं, ठीक है। मुझे कैसे पता चला जिंक के लिए -0.76 वोल्ट वैल्यू होती है, उसके लिए मुझे ऐसे पता चला कि एक तरफ मैंने जिंक लगा दिया, एक तरफ मैंने हाइड्रोजन लगा दिया। अब क्या होगा, जिंक कैसे काम करता है, एनोड की तरह काम करता है, ठीक है, इस केस में एनोड की तरह काम करेगा। तो हाइड्रोजन किसकी तरह काम करेगा फिर, कैथोड की तरह, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है यार। हाइड्रोजन जो है वो एनोड की तरह भी काम करता है और कैथोड की तरह भी काम कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन। आपके साथ एक बोल बंदा नहीं होता जो कि मतलब कंडीशन देख के पार्टी बदल लेता है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन जो है ये बिल्कुल उसी तरीके का बंदा है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये आपका कंडीशन देख के पार्टी बदलेगा। अगर सामने वाला एनोड है तो ये खुद कैथोड हो जाएगा, अगर सामने वाला कैथोड है तो ये खुद एनोड हो जाएगा। तो जिंक क्या था, जिंक जो था आपके सामने वो क्या था, टेक्निकली वो एक एनोड था, है ना। तो जिंक एनोड था तो ये क्या हो जाएगा, खुद कैथोड हो जाएगा। फिर से हम करके देखेंगे, ठीक है, कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो आंसर यहाँ निकलेगा -0.76। तो हमें पता चल गया कि अगर पूरे सेल का वैल्यू इतना है, ठीक है, पूरे सेल के लिए जो वैल्यू है वो -0.76 है और उसमें हाइड्रोजन का कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो एक्चुअल में इसके लिए क्या वैल्यू होगी, -0.76, ठीक है। तो हमको इस तरीके से पता चल जाता है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का यूज करके मतलब हमें पता चल जाता है कि किसी दूसरी इलेक्ट्रोड का जो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। अब बच्चा हम आ रहे हैं हमारे चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज पे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जिसे कि हम मिस नहीं कर सकते, दैट इज दी नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन के अंदर आप मान के चलो आपको 3 से 5 नंबर का क्वेश्चन गारंटी मिलेगा, और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही तो आपको 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, आपके 6 नंबर आपका खाली नर्स्ट इक्वेशन ही कवर कर सकता है। तो चलिए देखते हैं, आपके सामने एक रिएक्शन है, ठीक है, ए प्लस बी जो है वो सी प्लस डी में जा रहे हैं, ठीक है, और ये जो स्मॉल स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं ये इनकी स्टोइशियोमेट्रिक नंबर्स हैं, ठीक है, इनकी स्टोइशियोमेट्री है। नर्स्ट इक्वेशन बच्चा होती है आपकी ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल -0.06 अपॉन एन लॉग सी कंसेंट्रेशन डी कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय ए कंसेंट्रेशन इंटू बी कंसेंट्रेशन। इनकी स्टोइशियोमेट्री जो है वो इनकी पावर्स बन जाएगी साथ में, ठीक है। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने 11th क्लास में थोड़ा सा इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा तो आपको एक चीज पता होगी कि जो सी डी है, सी मल्टीप्लाई बाई डी एंड ए कंसेंट्रेशन मल्टीप्लाई बी कंसेंट्रेशन, ये क्यू सी होता है, ठीक है, इसे बोला जाता है क्यू सी। क्यू सी इज योर कंसेंट्रेशन क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके लिए हम मान लीजिए कि मैं इस पूरी चीज को रिप्लेस करना चाहूँ तो मैं इसको लॉग क्यू सी भी लिख सकता हूँ, ठीक है, उसके लिए मुझे ऐसा कोई इशू नहीं पड़ेगा ऐसे। बट ये तो ठहरी बात इस रिएक्शन की जनरल के बारे में, जो आप फॉर्मूला क्वेश्चन में यूज करोगे वो फॉर्मूला ये है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल -0.06 अपॉन एन लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। इसमें मैं आपको समझाता हूँ क्या क्या चीजें। देखिए ई सेल जो होता है वो होता है आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। ई नॉट सेल जो है वो क्या होगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.06 अपॉन एन। ये जो एन है, ये एन क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड। आपको मैं गैल्वेनिक सेल वाले केस में वापस लेके चलता हूँ, ठीक है। आप मुझे वहां पर खुद बताइए कि जिंक में से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकले थे और कॉपर में कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे थे, 2 इलेक्ट्रॉन निकले थे और 2 ही इलेक्ट्रॉन पहुंचे थे। तो यानी कि इन दैट केस जो हमारे एन का वैल्यू होगा, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिटेड, वो क्या होगा, वो वैल्यू हमारे एन की वैल्यू रहेगी 2, ठीक है, हमारे एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, इंटू लॉग
ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन। अभी ऑक्सीडेशन बाय रिडक्शन क्या है बच्चा, आपके सामने जब भी रिएक्शंस गिवन होंगी ना पेपर में, तो आपको ना ऑक्सीडेशन वाला जो भी चीज़ ऑक्सीडेशन में जा रही होगी उसके साथ ना ब्रैकेट में उसका कंसंट्रेशन दे रखा होगा मोलैरिटी में, ठीक है। तो जो भी ऑक्सीडेशन में कंसंट्रेशन जा रही होगी उसको आपको न्यूमिनेटर में रखना है, ठीक है। और जो जो भी चीज़ आपकी रिडक्शन में जा रही होगी, ठीक है, जो भी चीज़ आपकी रिडक्शन में जा रही होगी उसके साथ आपको एक ब्रैकेट में कंसंट्रेशन दे रखी होगी, आपको उसे डिनोमिनेटर में रखना है, ठीक है? आपको उसे डिनोमिनेटर में रखना है। और एक और बात, अगर उनके साथ कोई भी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ रहा है, 2, 3 ऐसे करके, ठीक है, कोई भी स्टोशियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ रहा है, जैसे यहाँ पर स्मॉल a स्मॉल b बता रहे हैं ना, तो आपको अगर ऑक्सीडेशन के साथ है तो आपको ऑक्सीडेशन की पावर में लिखना पड़ेगा, अगर रिडक्शन के साथ है तो रिडक्शन की पावर में लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से आपकी नर्स्ट इक्वेशन बनेगी नॉर्मल केसेस के लिए। बट अगर मैं बच्चा आपसे पूछूं कि मेरा मान लीजिए इक्विलिब्रियम पे मुझे चाहिए, ठीक है, उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि यार आप मुझे बताओ कि इक्विलिब्रियम के ऊपर किसी भी चीज़ की वैल्यू क्या रहेगी नर्स्ट इक्वेशन के थ्रू। मान लीजिए दे आस्क के आप बताइए ई नॉट सेल का वैल्यू एट इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो वो मुझे कैसे पता चलेगा। देखिए इक्विलिब्रियम पे बच्चा क्या क्या होता है, नर्स्ट इक्वेशन जब इक्विलिब्रियम पे देखी जाती है तो आपका ई सेल का वैल्यू टोटली जीरो हो जाता है, ठीक है। आपको पता नहीं ट्रिपल बॉन्ड एम जैसा जो सिंबल होता है ये इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम का सिंबल होता है। तो ई सेल जो होता है, ई सेल का वैल्यू इक्विलिब्रियम पे जीरो हो जाता है। और जो आपका ये कंसेंट्रेशन क्वेश्चन था क्यू सी, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में तब्दील हो जाता है के सी। तो आपको जो जनरली क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो ये मिलेगा कि नर्स्ट इक्वेशन का यूज करके केसी का वैल्यू निकालिए, ठीक है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ केसी। तो आप खुद समझ जाओगे कि यार इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मतलब नर्स्ट इक्वेशन को इक्विलिब्रियम में लिखना पड़ेगा, ठीक है, इक्विलिब्रियम के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला जो है, यही वाला फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ई नॉट सेल इक्वल्स टू 0.06 अपॉन एन लॉग, देखो क्यूसी था हमारा, जो भी हमारा कंसल्टेशन क्वेश्चन था, वो सारा का सारा कंसल्टेशन क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया, केसी में, ठीक है, लॉग केसी में। एंड आपके डरने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है, आपको लॉग का वैल्यू जो है वो सीबीएसई क्वेश्चन पेपर के अंदर ही प्रोवाइड करती है, ठीक है, तो डरने का जरूरत नहीं है उसमें। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ वैल्यूज लॉग की हमें रिक्वायर्ड भी नहीं होती, तब भी सीबीएसई जो है बार बार वो वैल्यूज दे देती है, ताकि आप थोड़ा सा जो है ट्रिक हो जाओ अपने क्वेश्चन। आप करते करते देखोगे कि यार ये लॉग, उन्होंने मान लो log 9 दे रखा है उन्होंने क्वेश्चन पेपर में, मेरा तो log 9 कहीं यूज ही नहीं हुआ, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। तो ऐसा डाउट जो है वो आपके अंदर सीबीएसई क्वेश्चन पेपर जो है उसके थ्रू डालेगी, बट आपको इसमें टेंशन लेने की कोई खास जरूरत नहीं है। फिर आता है बच्चा स्टैंडर्ड गिब्स की एनर्जी। स्टैंडर्ड गिब्स की एनर्जी जो होता है दैट इज डेल्टा जी नॉट, ठीक है, ये स्टैंडर्ड गिब्स की एनर्जी होती है और इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है माइनस एन एफ ई नॉट सेल। यहाँ पर बच्चा जो आपको एफ दिख रहा है, ठीक है, एन का मतलब तो वही है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड। एफ जो है वो क्या होता है, एफ इज फैराडेज कांस्टेंट। इसका वैल्यू जो है मैं बच्चों को हमेशा बोलता हूँ, फैराडे कांस्टेंट का वैल्यू अपनी गर्लफ्रेंड के नंबर की तरह याद कर लो, ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के नंबर की तरह याद रखो, 96,500, ठीक है, 96,500, ठीक है, ये वैल्यू रहती है आपकी किसकी, फैराडेज कांस्टेंट की। चलिए उसके बाद बच्चा बात आती है हमारी नेक्स्ट रेजिस्टेंस के बारे में, ठीक है। अब हम देखो, अब हम कंडक्टेंस वाले पोर्शन के ऊपर आ गए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं जो कि आप ऑलरेडी काफ़ी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के लिए जो हम चीज़ जानते हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ ऑफ कंडक्टर के, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है रो एल अपॉन ए, जिसमें जो रो है हमने प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया था, एंड दिस रो इज रेजिस्टिविटी, या फिर इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। जो आपका रेजिस्टेंस है उसका ऐसे यूनिट हो गया ओहम, ठीक है, उसका ऐसे यूनिट होता है ओहम। रेजिस्टिविटी में क्या होगा, इसी फॉर्मूला को घुमा दो, ठीक है, आर ए अपॉन एल, ये रेजिस्टिविटी हो गया। अब यहाँ से आपको देखने में लग रहा होगा कि सर जो रेजिस्टिविटी होती है वो भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, पर ऐसा नहीं होता। रेजिस्टिविटी जो होती है बच्चा, रेजिस्टिविटी जो होती है वो हमेशा और हमेशा मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है, ठीक है, मटेरियल किस नेचर का है ये उस पर डिपेंड करेगी। रेजिस्टिविटी का ना लेना देना कोई लेंथ से है, ना लेना देना कोई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से है। रेजिस्टिविटी सिर्फ एक चीज पे मैटर करती है, ये मटेरियल का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, ओहम मीटर, ठीक है। फिर आता है बच्चा कंडक्टेंस।
अब देखो रेजिस्टेंस का मतलब होता था इलेक्ट्रॉन के फ्लो में आने वाली रुकावट, है ना। तो कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, ठीक है। कंडक्टेंस क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कितनी आसानी से फ्लो कर रहा है। तो देखिए जो कंडक्टेंस होता है इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो हमने फॉर्मूला भरा ए अपॉन रो एल जो कि हमारा बन रहा था, ठीक है। अब देखिए 1 अपॉन रो जो होता है इसको हम ना कंडक्टिविटी बोलते हैं, आगे हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला बन गया के इंटू ए अपॉन एल। कंडक्टेंस जो था वो क्या था, कंडक्टेंस टेक्निकली आपका इसका रेजिस्टेंस का इन्वर्स था। तो इसका ऐसा यूनिट भी क्या हो जाएगा, ओम इन्वर्स, ठीक है। ओम इन्वर्स का दूसरा नाम होता है मोह, ठीक है, MHO लिखते हैं इसको, मोह, ठीक है। इसको बोलने में मोह बोला जाता है, ठीक है, जो आपका ओम इन्वर्स आता है, या फिर इसे साइमन्स भी बोला जाता है, एस से रिप्रेजेंट करते हैं साइमन को, ठीक है। फिर आती है बात बच्चा आपके कंडक्टिविटी की। जितने सारे फॉर्मूला मैं करा रहा हूँ बच्चा बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक 3 नंबर का क्वेश्चन बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जैसे ट्राई बॉल होती है क्रिकेट में वैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। फॉर्मूला में गलती नहीं होनी चाहिए बस। चलिए कंडक्टिविटी की बात करते हैं। तो कंडक्टिविटी जो होती है उसका एक फॉर्मूला तो होता है आपका जी इंटू जी स्टार, ठीक है। अभी जो जी स्टार होता है दिस इज द सेल कांस्टेंट। कई केसेस में आपको निकालना पड़ेगा, कई केसेस में आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन होगा, ठीक है। जब आपसे जी स्टार पूछेंगे, ठीक है, तो आपको इन दोनों में से केवल एक ही चीज दी होगी, ठीक है, या फिर सॉरी दोनों चीजें दी होंगी, या फिर आपको थोड़ा सा पिछली ट्रिक लगा के निकालनी पड़ेंगी, ठीक है, जैसे क्वेश्चन का एक प्रोसीजर होता है। चलिए तो के इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार। एंड इस केस में क्या हो रहा है, जब आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे, ठीक है, तो आपको एक मिलेगा 1 अपॉन रो, ठीक है, 1 अपॉन रो, यानी कि कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। तो इसके लिए आपकी ऐसे यूनिट क्या हो जाएगी, ऐसे यूनिट हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। चलिए अब भाई हम आते हैं हमारे थोड़े से हल्के हल्के टॉपिक्स पे, ठीक है। अब हम बहुत देखिए चैप्टर की एंडिंग पे ही आ चुके हैं नियरली, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम करने वाले हैं मोलर कंडक्टिविटी। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने रेजिस्टेंस पढ़ ली, रेजिस्टिविटी पढ़ ली, कंडक्टेंस पढ़ ली, कंडक्टिविटी पढ़ ली। अब हम बच्चा जो पढ़ने वाले हैं दैट इज मोलर कंडक्टिविटी, जिसे हम ऐसे कापा से रिप्रेजेंट करते हैं। आपको जो ट्राइंगल दिख रहा है जिसके अंदर मैं नीचे लाइनें लगाई हुई ऐसे वाला जो सिंबल है इसे कापा बोला जाता है, ठीक है। तो कापा एम से हम मोलर कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन अ सॉल्यूशन, यानी कि उन सभी आयंस की वजह से आने वाली कंडक्टिविटी जो कि मुझे मिली जब मैंने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर डाला, ठीक है। यानी कि 1 मोल की वजह से, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की वजह से मुझे जितने भी आयंस मिले उन आयंस की वजह से जितनी कंडक्टिविटी हुई दैट इज मोलर कंडक्टिविटी। इसका फॉर्मूला होता है बच्चा के इंटू 1000/c, जहाँ पर c जो है c इज कंसेंट्रेशन, ठीक है, c जो होता है इट इज कंसेंट्रेशन। एंड ये जो कंसेंट्रेशन होती है किन टर्म्स में होती है, ये कंसेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी होती है, ठीक है। कंसेंट्रेशन जो होती है इट इज इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। अब बच्चा बहुत ज़रूरी चीज़ हम करने वाले हैं, ये आपके सामने ना एक आपको मैंने जो एक ग्राफ दे रखा है, ठीक है, इस ग्राफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है, ठीक है। ये ग्राफ देख के आप बता सकते हैं कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है एंड कौन सा इलेक्ट्रोलाइट वीक है। पहले तो हम इस ग्राफ के बारे में समझते हैं। ये जो ग्राफ होता है बच्चा एक कापा एम यानी कि मोलर कंडक्टिविटी और अंडर रूट ऑफ कंसेंट्रेशन, ठीक है, कंसेंट्रेशन के स्क्वायर रूट के बीच में बनता है, ठीक है। इस ग्राफ को हम यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है, इस ग्राफ को हम इस तरीके से पढ़ेंगे, फ्रॉम योर राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट पढ़ा जाएगा। तो देखिए एक लाइन इसमें मैंने एक स्लोप जो है वो केसीएल के लिए दे रखा है और एक स्लोप जो है वो मैंने एसिटिक एसिड के लिए दे रखा है। यहाँ पर देखना जरा, केसीएल का स्लोप धीरे 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 करके बढ़ रहा है, पर एसिटिक एसिड का स्लोप एकदम से बढ़ गया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि केसीएल और एसिटिक एसिड में से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, इस चीज को देख के आप कैसे बताओगे, इस चीज को देख के आप तब बता पाओगे कि जो केसीएल है उसके लिए स्लोप का वैल्यू धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर
ये एकदम से पूरा स्पाइक लेती है, ठीक है। अगर ये एकदम से इंक्रीज होती है मोलर कंडक्टिविटी, तो वो क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। और ये चीज हो किस पे रही है, डाइल्यूशन पे। पानी डाला, कंडक्टिविटी बढ़ी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ी, ठीक है। एकदम से बढ़ गई तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, धीरे धीरे बढ़ी तो क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। मान लीजिए आपके सामने मैं एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है। फिर से, एक इलेक्ट्रोलाइट ए है और एक इलेक्ट्रोलाइट बी है। मैंने दोनों के अंदर पानी डाला, डाइल्यूशन की दोनों की। इलेक्ट्रोलाइट ए जो है वो 5 टाइम्स इंक्रीज की उसकी मोलारिटी, मोलारिटी कह रहा हूँ सॉरी, उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो 5 टाइम्स इंक्रीज की, ठीक है। लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट बी है उसकी मोलर कंडक्टिविटी या फिर उसकी कंडक्टिविटी जो है वो 25 टाइम्स इंक्रीज की, 25 टाइम्स। तो आपके हिसाब से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा। मैं कहूंगा कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसके लिए वैल्यू धीरे धीरे बढ़ रही थी, तो जो 5 टाइम्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है, यानी कि मेरा इलेक्ट्रोलाइट ए वो स्ट्रॉन्ग है। और जो एकदम से ऐसे 25 टाइम्स बढ़ गया, समझिए 25 टाइम्स बढ़ गया, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि ए स्ट्रॉन्ग है और बी जो है वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। फिर बात आती है बच्चा आपकी कापा एम नॉट की। कॉलरॉश लॉ पे जाने से पहले आपको कापा एम नॉट पता होना चाहिए, विच इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। या फिर इसके लिए एक दूसरा नाम भी यूज होता है, दैट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा कि कापा एम नॉट क्या है, आपको ये ग्राफ दिख रहा है, ठीक है? ये ग्राफ, इसमें आपकी जब वैल्यू जीरो आ जाती है, मान लीजिए मैं केसीएल का केस ले रहा हूँ, ठीक है। केसीएल के लिए ये लाइन थी, ठीक है, केसीएल के लिए ये स्लोप था। तो देखिए, ये जो मेरा स्लोप है, जब ये लाइन जीरो पे आ जाएगी, ठीक है, कंसेंट्रेशन जो है जब वो जीरो को अप्रोच कर लेगी, तो जो मेरा कापा एम का वैल्यू होगा, मेरा जो मोलर कंडक्टिविटी का वैल्यू होगा व्हेन द कंसंट्रेशन अप्रोचेस जीरो, वो हो जाता है मेरा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। इसको आप इस तरीके से समझिए कि अगर आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को इन्फानाइटली डाइल्यूशन में भेजते हैं, ठीक है, मतलब उसके अंदर इन्फानाइट टाइम्स डाइल्यूशन करते रहते हैं, इन्फानाइट डाइल्यूशन में भेज देते हैं उसे, तो आपको जो कंडक्टिविटी मिलेगी, सॉरी जो मोलर कंडक्टिविटी मिलेगी, दैट इज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। सो कापा एम नॉट क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, विच मीन्स when concentration approaches zero the value of molar conductivity is known as the limiting molar conductivity, ठीक है। अब आती है बच्चा कॉलरॉश लॉ के बारे में बात। कॉलरॉश लॉ क्या कहता है, कॉलरॉश लॉ जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि हमको कापा एम नॉट के बारे में सिखाता है। देखिए, कॉलरॉश लॉ के हिसाब से एक बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। कॉलरॉश लॉ के हिसाब से बहुत ही सिंपल चीज है क्या, कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होती है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, वो किसका सम होती है, वो सम होती है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल कटायन और एनायन। ये देखिए, आपके सामने मैंने एक इलेक्ट्रोलाइट ले लिया ए बी, ठीक है, ए बी नाम का इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। क्या होगा, इसके अंदर जो ए है वो कटायन है, जो बी है वो अनायन है, ठीक है। कटायन है और एक अनायन है। अब जो आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा पूरे इलेक्ट्रोलाइट के लिए, वो किसके बराबर होगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द कटायन प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द एनायन, ठीक है। तो जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगी किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, इट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ एनायन एंड कैटायन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, क्लियर। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। इसमें से अब आपसे क्या पूछेंगे, मान लीजिए आपके सामने कटायन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे दिया, अनायन का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे दिया, ठीक है। तो आपको क्या करना, आपसे पूछा कि बताओ जी इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा, तो आप दोनों को प्लस करके लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बता दो, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दे रखा है, कटायन का दे रखा है, आपसे पूछ लेंगे अनायन का बता दो, ठीक है। तो आपको सिंपली जो है प्लस माइनस करना है, आप कुछ नहीं, ठीक है। इन दोनों को प्लस करके इलेक्ट्रोलाइट का निकल जाएगा, और अगर इन दोनों में से किसी का पूछा तो इसके साथ माइनस कर देंगे दूसरे वाले, ठीक है। इट इज दैट सिंपल। कॉलरॉश लॉ यूज कहाँ कहाँ होता है बच्चा, कॉलरॉश लॉ जो होता है वो यूज होता है सबसे पहला तो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने में, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करने में। समझना मेरी बात को ध्यान से, देखिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यानी कि अल्फा, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज कापा एम अपॉन कापा एम नॉट, यानी कि मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जब आप ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आपको आपके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर तो बात सिर्फ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पे ही रुकी हुई है फिर तो ठीक है,
बट अगर उन्होंने आगे आपसे एक मान लीजिए डिसोसिएशन कांस्टेंट केसी मांग लिया, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट मांग लिया, तब आप एक और फॉर्मूला लगाओगे, के सी इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 - अल्फा। यहाँ पर जो सी है बच्चा, सी अगेन रिप्रेजेंट्स दी कंसेंट्रेशन जो कि मोलैरिटी की टर्म्स में होगी। अल्फा की वैल्यू आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, दैट इज कापा एम अपॉन कापा एम नॉट एंड अपॉन 1 - अल्फा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आपका क्या क्या मिल जाएगा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी मिल सकता है और उसके साथ साथ आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट भी मिल सकता है, ठीक है। आसान शब्दों में बोले तो आप एक फॉर्मूला के आगे 2 और स्टेप्स लगा के किसी भी टाइप का इस टॉपिक से रिलेटेड आंसर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बच्चा आते हैं हम हमारे लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर पे, दैट इज फैराडेज लॉ, ठीक है। फैराडे ने भाई 2 लॉज दिए थे। फैराडे का पहला लॉ था, फैराडेज फर्स्ट लॉ, दैट वाज द मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास, ठीक है। ध्यान से समझना बच्चा, इतिहास गवाह है कि जितना ज़्यादा हम काम करते हैं हमें उतना ही ज़्यादा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए, आप जितना ज़्यादा अच्छे से पढ़ेंगे। सॉरी बच्चा लोग, एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी, बीच में माइक बंद हो गया था एंड आई एम हैविंग नो आइडिया कि हमने कहाँ तक कर लिया था। तो फिर एक काम करते हैं, मैं फैराडेज लॉ जो करा रहा था, ठीक है, हम फैराडेज लॉ से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर कोई बीच में टॉपिक स्किप हो गया तो मैं उसके ऊपर नया लेक्चर बना दूंगा एक, ठीक है, क्योंकि अभी जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं बिना माइक के कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर थोड़ा आवाज़ में भी इशू आ रहा है तो प्लीज़ थोड़ा देख लेना यार, ठीक है। तो मैं फैराडेज लॉ से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, फैराडे के फर्स्ट लॉ से, एंड जितना बचा रह गया अगर, ठीक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करा दूंगा, ठीक है। उसके लिए एक अलग छोटी सी वीडियो बना देंगे हम। तो देखिए जी, फैराडेज फर्स्ट लॉ जो है, फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जितना भी आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होता है या फिर लिबरेटेड होता है एट एनी इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज पास्ड। यानी कि मान लीजिए आप जितना ज़्यादा काम करेंगे आपको उतना ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। आप जितना ज़्यादा चार्ज पास कराएंगे इलेक्ट्रोड के ऊपर उतना ज़्यादा सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रोड के ऊपर कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, ये बात किस पे डिपेंड कर रही है, किस पे प्रोपोर्शनल है, चार्ज हमने कितना पास किया। देखिए बच्चा, चार्ज के लिए हम क्या कहते हैं कि जे डब्ल्यू जो है, दिस रिप्रेजेंट्स द मास ऑफ सब्सटेंस, कह लो कि वेट ऑफ सब्सटेंस। तो ये जो वेट ऑफ सब्सटेंस है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, क्यू के, यानी कि चार्ज हमने कितना पास किया था। अब अच्छा, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, आई इंटू टी। यानी कि हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि वेट जितना भी डिपॉजिट हो रहा है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई टी, है ना। अब जब भी बच्चा प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाना होता है तो प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, कांस्टेंट को लेकर आते हैं। यहाँ पर हम लेकर आए हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को, विच इज़ दी जेड। तो फॉर्मूला बन गया W इक्वल्स टू जेड आई टी। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है इसको निकालने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को निकालने का तरीका है E अपॉन एफ। E इज द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, एंड F क्या है, F आपका फैराडेज कांस्टेंट 96500, ठीक है, 96500, ठीक है। अपने गर्लफ्रेंड के नंबर की तरह याद रखना है इसको। उसके बाद क्या है, अगर मान लीजिए फॉर अ केस आपके पास बाय एनी चांस क्वेश्चन के अंदर E का वैल्यू ना गिवन हो, ठीक है, E का वैल्यू नहीं हो, तो आपको क्या करना होगा, उस केस में दूसरा फॉर्मूला लगाना है, दैट इज मोलर मास किसका, इलेक्ट्रोलाइट का, अपॉन N इंटू 96500, ठीक है। ये फॉर्मूला हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट निकालने का, ओके। सेकेंड लॉ पे चलते हैं। सेकेंड लॉ जो है, सेकेंड लॉ में आपको पहले एक चीज़ में थोड़ा सा डिस्क्लेमर दे दूं, सेकेंड लॉ समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सीरीज़ में कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन ये क्या क्या होते हैं, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ। सीरीज़ में कनेक्शन ये होता है जब हम एक के बाद एक डायरेक्ट एक पैटर्न में सीरियल पैटर्न में अरेंज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोड्स को, उसे बोला जाता है सीरीज़ पैटर्न। तो यहाँ पर हम सीरीज़ में अरेंज करेंगे। सेकेंड लॉ क्या होता है कि व्हेन सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू two different electrodes connected in series, ठीक है, the amount of substance deposited at the electrode is directly proportional to their equivalent weight। यानी कि अगर मैंने दो इलेक्ट्रोड्स को सीरीज में अरेंज किया है, ठीक है, सीरीज में अरेंज करने से क्या होता है, सीरीज में अरेंज करने से आपको पता है करंट सेम रहता है, ठीक है। सीरीज में अरेंज करने से क्या रहेगा, करंट सेम रहेगा, दोनों इलेक्ट्रोड्स में करंट जो है वो बराबर जाएगा। पैरेलल में करंट चेंज हो जाता था, याद है फिजिक्स, ठीक है, मेरी भी बेकार है लेकिन मुझे पता है,
ठीक है, हमें भी फिजिक्स पढ़े बहुत टाइम हो गया है, अभी हम केमिस्ट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो जो आपकी करंट होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या रहता है, सब में सेम रहता है, लेकिन पैरेलल में वो क्या हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, तो टेक्निकली आपको क्या करना होगा, सीरीज में उनको अरेंज करना है, उनके अंदर से चार्ज पास कराओ, इलेक्ट्रिसिटी पास कराओ, जो भी उनके ऊपर जितना भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो प्रोपोर्शनल होगा इक्विवेलेंट वेट के। ठीक है, उन इलेक्ट्रोड्स के इक्विवेलेंट वेट के। मान लीजिए कि एजी जो है कितना डिपॉजिट हुआ, ये किस पे डिपेंड करेगा, इक्विवेलेंट वेट एजी के। ठीक है, सिल्वर के इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करेगा। कितना अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट हुआ, ये किस पे डिपेंड करेगा, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। तो अगर हम इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करें तो उसमें कुछ गलत नहीं होगा कि अमाउंट ऑफ एजी यानी कि सिल्वर डिपॉजिटेड अपॉन अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ठीक है, यहाँ पर बच्चा हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होगी केमिकल काइनेटिक्स के साथ। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक।